नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का काम शुरू कर दिया था और हमने बेसिक टॉपिक इसमें पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट हमने बेसिकली इस में पढ़े हैं, जैसे चालक कुचालकों के बारे में, अर्धचालकों के बारे में नॉर्मली हमने पढ़ा है, और फिर आवेशों के बारे में हमने पढ़ा है कि आवेश धारा प्रवाह में कौन योगदान देंगे, कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने ये टोटल चीज़ें बताई थी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया, तो मैं आज ये नए वीडियो में बातें पूरी ख़त्म कर देता हूँ और आगे के टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो कल हमने इस वीडियो में, लास्ट के वीडियो में ये देखा था कि जो धारा प्रवाह में योगदान की बात आएगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देंगे। बाकी जो बाउंडेड चार्ज हैं, जो भी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन भी क्यों ना हो, वो बाउंडेड है अगर नाभिक से, चाहे वो प्रोटॉन हो वो भी बाउंडेड है नाभिक से, तो वो धारा प्रवाह में आसानी से योगदान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने कल क्लियर कर ली थी। अब बच्चों देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले इस पार्ट में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो पहले वो पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। पहले वो जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक परिभाषा मिलेगी जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पैराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण, ये नाम मिलेगा, पैराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण। ठीक है, और मैंने कहा था कि कुचालक पदार्थ ही पैराविद्युत पदार्थ होंगे। कुचालक पदार्थों को ही क्या कहेंगे? पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे। लेकिन इनमें क्या थोड़ा सा अंतर है वो मैं बता देता हूँ। यानी ये तो कन्फर्म है कि ये वो ऐसे पदार्थ हैं जो धारा का चालन नहीं करते। ठीक है, वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करेंगे। ठीक है, परंतु अब इनमें देखो क्या विशेषता होती है। परंतु अगर आप इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दोगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख दो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाना शुरू कर देंगे। ऐसा लगने लगेगा जैसे मानो इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ न कुछ इसका भी विद्युतीय कोई प्रभाव है, वो दर्शाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पदार्थ पैराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, धारा प्रवाह नहीं करेंगे लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये धारा प्रवाह शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल कुछ विशेष हैं, वो आप ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूँगा, मोम होता है ना, अपने मोम पैराविद्युत पदार्थ में आता है। कागज है वो पैराविद्युत पदार्थ में आता है। तेल होता है, ठीक है, तेल भी पैराविद्युत पदार्थ में लिया जाता है। एक दो नाम मेरे को और याद आ रहा है, जैसे अब्रक है, अब्रक भी पैराविद्युत पदार्थ में लिया जाता है। ये सारे पैराविद्युत पदार्थ होते हैं, यानी इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इनको किसी विद्युत क्षेत्र में रख दोगे, इन पदार्थों को, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर इनको रख दिया तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाने लग जाएंगे। ठीक है, वो पैराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। देखो, मैंने ये कहा था कि जो कुचालक होते हैं, जो कुचालक होते हैं वही पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। मैंने ये तो नाम लिया था इनके लिए कि कुचालकों को ही पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन इनमें एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना हमने,
ठीक है, कुचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा से ज़्यादा नाभिक के, मतलब जो हमें बताऊं आपको कि चैप्टर नंबर अपने सेकंड फिजिक्स में आएगा 16वां चैप्टर, वहाँ आप ये जरूर पढ़ोगे ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या। वहाँ आप ये चीज़ देखोगे कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर मिलते हैं। ठीक है, यानी आपको उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। उच्च ताप पर क्या प्राप्त हो जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किन की बात कर रहा हूं मैं? कुचालकों की बात कर रहा हूं। लेकिन ये ताप इतना ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाकर आपको कुछ एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कुचालकों में मैं तो ये कहूँगा कि बहुत कम धारा बहेगी। ठीक है, यानी कुचालकों में अल्प धारा, बहुत ही अल्प धारा बहती है, बहुत ही अल्प धारा बहती है। कुचालकों में बहुत ही अल्प धारा बहती है। उसकी एक ही शर्त है, बहुत ज़्यादा ताप करना पड़ेगा आपको, कुचालकों का बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ी बहुत धारा कुचालकों में प्रवाहित होगी। तो थोड़ी सी धारा बह रही है ना कुचालकों में, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं कहीं ना कहीं से। नहीं समझेगा बात मेरी? धारा किन के कारण बहेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है, तो कुचालकों में कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताप लगाना पड़ेगा। जब ताप लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे और अल्प धारा बहेगी। जबकि पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं ना, पैरा विद्युत पदार्थ ये कुचालक ही हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि पैरा विद्युत पदार्थ में प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। प्रभाव दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते। कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रभावी रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनको विद्युत क्षेत्र में रखोगे, कौन से? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनमें धारा बहेगी क्या? धारा प्रवाह नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः धारा प्रवाह इनमें नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पैरा विद्युत पदार्थ की। ठीक है, ये अंतर हो गया। देखो, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कब मिलेंगे? उच्च ताप पर, तो थोड़ी सी धारा बहेगी। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो अतः धारा प्रवाह इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डिफरेंस हो गया इनमें। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। बाह्य विद्युत क्षेत्र में भी धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, कारण कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश भी हैं। ठीक है, तो मुक्त क्या चीज है, ये शब्द आप थोड़ा नोट करना मैं क्या बोल रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में कल हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। तो धारा प्रवाह में योगदान कौन देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धारा प्रवाह में योगदान कौन देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन योगदान देते हैं। ठीक है, तो कुचालकों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। आप ताप बढ़ाओ, निकल के आएंगे, थोड़े बहुत भी आएंगे जरूर उच्च ताप पर। तो अल्प धारा बहती है, अल्प धारा, बहुत ही अल्प धारा। इसे कुचालकों की बंजन अवस्था भी कहते हैं, बंजन अवस्था कहते हैं। बहुत ही अल्प धारा बहती है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ही नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से निकल कर आएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन वो जो बाह्य कक्षा वाले हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन की नाम की कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसका मतलब धारा प्रवाह नहीं होगा, चाहे विद्युत क्षेत्र भी क्यों न लगा दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें धारा नहीं बह रही, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉन
परमाणुओं से बाउंडेड होते हैं, परमाणुओं से बंधे होते हैं। ठीक है, परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। जब इलेक्ट्रॉनों को बांध रखा है, परमाणु ने बांध रखा है और कोई चीज़ बाउंड हो गई तो वो मुक्त कैसे होगी? इसमें आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं परमाणुओं से। और विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें क्या होता है, पैरा विद्युत पदार्थ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र लगाने पर पता है क्या होता है बच्चों? इनमें धारा प्रवाह तो नहीं होगा, लेकिन इस चीज की मैं व्याख्या करूं कि विद्युत प्रभाव कैसे दर्शाएंगे। जब आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन ये परमाणुओं से बाउंड है, उन इलेक्ट्रॉनों पर हल्का सा धक्का लगता है विद्युत क्षेत्र की वजह से। आपको पता है विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों पर धक्का तो लगेगा, और जब उन पे धक्का लगता है तो ये जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के से आगे पीछे खिसक जाते हैं विद्युत क्षेत्र की वजह से, उनमें हल्का सा विस्थापन हो जाता है। तो उनका नाभिक अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, नाभिक अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग, क्योंकि परमाणु में नाभिक होता है और चारों ओर क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखोगे, इनको कहाँ रखोगे? विद्युत क्षेत्र में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्के से थोड़े विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो विस्थापित हो जाते हैं तो ये अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाने लग जाते हैं। कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ निकल गए हल्के से, और नाभिक एक तरफ, नाभिक बोले तो प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव हिस्सा, नाभिक बोले तो पॉजिटिव हिस्सा एक तरफ हो गया। भाई परमाणु में पॉजिटिव हिस्सा एक जगह और नेगेटिव हिस्सा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नेगेटिव टारगेट अलग हो गया और पॉजिटिव अलग हो गया, तो हल्का सा एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो गया वहां पर, धनावेश और ऋणावेश का। ठीक है, यानी आवेशों का पुनर्वितरण होता है। समझ गए बात मेरी? आवेशों का क्या होता है? एक प्रकार से पुनर्वितरण कह दो या पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं आवेश विद्युत क्षेत्र में। तो टॉपिक समझने की कोशिश करना। पैरा विद्युत पदार्थ क्या है? जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए धारा प्रवाह नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं परमाणुओं से। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इनमें धारा नहीं बहती, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक फायदा होता है, इनका इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे बनता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण हल्के से विस्थापित हो जाते हैं, आगे पीछे खिसक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग निकल गए, धनावेश पीछे बच गया, तो ये हल्का सा विस्थापन हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, पैरा विद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जो हम पैरा विद्युत पदार्थ पढ़ेंगे वो दो प्रकार के होंगे। पैरा विद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार होंगे। ठीक है, पैरा विद्युत पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। बता देना चाहूँगा, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी ये चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। पीछे हमने लगभग ये मान के चलिए शायद पहले चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में कुछ हद तक ये बातें आ चुकी हैं, तो इनको एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। जो पहले पैरा विद्युत पदार्थ हैं उनको कहेंगे ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। ये एक प्रकार के पदार्थ होते हैं। और दूसरे पदार्थ कौन से होते हैं? जिनको मैं कहूँगा अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। हमने वहाँ पर ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु नाम पढ़ा था, और मैं यहाँ पर बस पैरा विद्युत परिभाषाएं वही है इनकी सेम। ठीक है, देखो ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ में क्या होते हैं? जो पदार्थ हैं उन ऐसे पदार्थ इनमें आएंगे, वे पदार्थ जिनमें पदार्थ के धनावेश, ठीक है, पदार्थ के जो अणु हैं, ठीक है, पदार्थ के अणुओं के जो धनावेश हैं, धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र, पूरे धनावेश का एक सेंटर पॉइंट और पूरे ऋणावेश का एक सेंटर पॉइंट परस्पर
संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं होते ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। धनावेश का सेंटर और ऋणावेश का सेंटर अलग अलग होंगे। एक तरफ पॉजिटिव का सेंटर होगा, एक तरफ नेगेटिव सेंटर होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव सेंटर हो गया, अलग अलग होंगे। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होना। संपाती नहीं होते, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वहां हमने ध्रुवीय अणु पढ़े थे, यहां ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ पढ़ लेते हैं। इनका एग्जाम्पल हमने भी वहां पर भी पढ़ा था, जैसे मैंने बताया भी था आपको। HCl इसका उदाहरण है, H2O भी इसका उदाहरण है। ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ में आते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात बताई थी मैंने कि अगर आपको पुराने वीडियो देख रहे हैं, देखा होगा तो आपको याद होगा कि इसमें प्रत्येक अणु का अलग अलग हो गया ना, प्रत्येक अणु अलग अलग हो गए, धनावेश अलग हो गया, ऋणावेश अलग हो गया। तो प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये बातें मैंने वहां बताई है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है भाई, ध्रुवीय अणु पढ़े थे, बस नाम जोड़ा है मैंने पैराविद्युत पदार्थ, और डेफिनेशन तो वही रहनी है। तो वे पदार्थ जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। इधर धनावेश का केंद्र है एक तरफ ऋणावेश का केंद्र है। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ बीच में दूरी होनी चाहिए, दोनों केंद्रों के बीच में, वो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। और बीच की दूरी हो गई, एक तरफ पॉजिटिव आ गए, एक तरफ नेगेटिव आ गए, तो एक प्रकार से द्विध्रुव बन गया वो। और द्विध्रुव का क्या होता है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समझ गए बात मेरी? प्रत्येक अणु का क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इनमें क्या होता है बच्चों, देखिए, वैसे थ्योरिकल पॉइंट है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, पॉइंट थ्योरिकल है, डेफिनेशन ज़्यादा हैं, तो मैं इनको अंतर के रूप में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को। प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक अणु का। और ये अणु क्या होते हैं, आप इनकी दो पोजीशन बनाओ। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि मैं यहां पर एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूं छोटा सा। दिख रहा होगा आपको? ये पहला डायग्राम मैंने बना दिया यहां पर। यहां कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है इस चित्र में, क्योंकि पैराविद्युत पदार्थ को चेक करने के लिए विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा इनको, है। तो पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब इसके अणु क्या होते हैं? प्रत्येक अणु इस प्रकार अनियमित रूप से तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से कोई आगे कोई पीछे, ठीक है, ऐसे लिखो, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कहीं पर प्लस, कहीं पर माइनस, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार, जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक तरफ धनावेश का केंद्र आ गया, एक तरफ ऋणावेश का केंद्र आ गया, इस प्रकार। और प्रत्येक अणु का, जैसे ये एक अणु है, ये एक अणु है, इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये अनियमित आगे पीछे टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित है ना, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, अनियमित व्यवस्थित है ये। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां अनुपस्थित है फिलहाल। ठीक, तो इस स्थिति में परिणामी अगर आघूर्ण देखूं, परिणामी द्विध्रुव अगर आघूर्ण देखूं तो वो 0 होगा। इस स्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इनका 0 होता है। क्यों बच्चों 0 कैसे होगा?
कि ये अनियमित रूप से व्यवस्थित है, आगे पीछे, टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे, ठीक है, तो कोई ना कोई अणु किसी न किसी दूसरे अणु के आघूर्ण को निरस्त कर देगा। और आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो एक आघूर्ण एक तरफ है तो दूसरा कोई ना कोई एक ऐसा अणु है जो उसके जस्ट अपोजिट होगा, और अपोजिट होने से वो उसके पूरे प्रभाव को निरस्त कर देगा। तो प्रत्येक अणु एक दूसरे के आघूर्ण को कोई ना कोई उसको निरस्त करता जाएगा, तो पूरा परिणामी आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। समझ गए बात मेरी? ये तो कब है पोजीशन? जब मैं किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट नहीं कर रहा। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं बच्चों, ये लो, पदार्थ वही है जो मैंने ऊपर डायग्राम में बना रखा है, लेकिन इसमें मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र उपलब्ध करवा रहा हूं। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां उपस्थित है इस डायग्राम में। समझ गए बात मेरी? ये लो, मैंने कह दिया इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ध्यान देना पॉइंट के ऊपर। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र उपलब्ध हो गया तो ये विद्युत क्षेत्र आवेशों पर बल लगाएगा, और जब आवेशों पे बल लगाएगा तो धनावेश को अपनी दिशा में ले जाएगा, ऋणावेश को अपनी दिशा के अपोजिट ले जाएगा। हम सब जानते हैं इस चीज को, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी यही अपना डायग्राम विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। प्रत्येक अणु पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, और वो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्रत्येक अणु जो है एक प्रकार से द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है, और द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण के कारण वो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। ये बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये एक द्विध्रुव है, ये भी एक द्विध्रुव है, ये भी एक द्विध्रुव है, प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र लगते ही वो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, और इस तरफ बच्चों सारे पॉजिटिव बनेंगे, ऐसे। देखो, प्रत्येक टॉपिक का महत्व है, ध्यान देना। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल टॉपिक है, ठीक है, बस आप समझने की कोशिश करो। ये व्यवस्थित हो गए। अब देखो, मैंने इन सब के पॉजिटिव इस तरफ बनाए, दिख रहे होंगे आपको। एक तरफ पॉजिटिव मैंने इस साइड में बना दिया, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है, और नेगेटिव मैं इधर बना रहा हूं सारे, इस साइड में नेगेटिव बना रहा हूं, इस साइड में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इधर है तो इसके जस्ट अपोजिटिव नेगेटिव ले रहा हूं, इस साइड में नेगेटिव ले रहा हूं। जैसे देखो, यहां नेगेटिव है। समझ गए बात मेरी? अब बताओ, क्या इसका आघूर्ण है, इसका आघूर्ण है, इसका भी आघूर्ण है, इसका भी आघूर्ण है, इन सब का आघूर्ण है, और इन सब के आघूर्ण की दिशा देखूं तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, 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 सबकी डायरेक्शन एक होगी। तो अब बताओ, इनका परिणामी आघूर्ण है क्या? इनका परिणामी आघूर्ण है, यानी परिणामी आघूर्ण 0 नहीं होगा। अब ये पदार्थ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उपस्थित होने पर इनमें परिणामी आघूर्ण उत्पन्न हो चुका है, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी इस आघूर्ण की। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं बच्चों, पैराविद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हो इसे? पैराविद्युत ध्रुवण। यानी जब पैराविद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो परिणामी आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये अपना आघूर्ण प्रभाव दर्शाने लग जाते हैं, विद्युतीय प्रभाव दर्शाने लग गए, क्योंकि जिसमें आघूर्ण उत्पन्न हो गया इसका मतलब वहां विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो गया। ऐसे पदार्थों को पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं, और इस पूरी क्रिया को पैराविद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो मेरा ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, कि अपनी परिभाषा क्या थी, पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता, जिनमें धारा प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता, पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं ये, और
इनकी कंपैरिजन मैंने कुचालकों से की, क्योंकि कुचालक पदार्थ ही पैराविद्युत पदार्थ में लिए थे हमने, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर किस चीज़ का वो सुनो। कुचालकों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाते हैं, वो भी उस ताप पर, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं अपने परमाणुओं या अणुओं के साथ, ठीक है। इनमें धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, ये केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएंगे, विद्युतीय प्रभाव दर्शाएंगे, वो भी किस पोजीशन में, वो इस प्रकार दर्शाएंगे। देखो अब तो इनका परिणामी आघूर्ण शून्य, यानी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ये प्रभाव दर्शा रहे हैं। ऐसी चर्चा मैं अध्रुवीय पदार्थ की करता हूँ। किसकी चर्चा करूँ? अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ की चर्चा करता हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आप डेफिनेशन बनाते जाओ। वे पदार्थ जिनके धनावेश के केंद्र, परिभाषा आप बना सकते हो, मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र, कौन कौन से? धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। देखो इसमें संपाती नहीं होते, इसमें परस्पर संपाती होते हैं बच्चों। इसमें क्या होते हैं, ये जो अणु होते हैं, ये अणु जो इनका पॉजिटिव होता है, जैसे ये पॉजिटिव पार्ट्स है, तो इस पॉजिटिव पार्ट के, ये पॉजिटिव भाग मैंने बना दिया, तो इस पॉजिटिव भाग के ऊपर ही नेगेटिव भाग होता है। इस पॉजिटिव भाग के ऊपर ही क्या होगा? नेगेटिव भाग है, ठीक है। और हमें दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही हो गया। नहीं समझे क्या बात मेरी? जैसे मेरे ये हाथ है और इस हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ रख दूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो गए। समझ गए बात मेरी? और जैसे ये संपाती हो गए तो मेरे को नीचे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। तो ये संपाती होने की कंडीशन होती है, यानी जो पॉजिटिव केंद्र है उसके ऊपर ही नेगेटिव केंद्र होना, वो एक दूसरे के संपाती होना कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। इनका अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो एग्जाम्पल याद रखना, H2N2O2, ये सब इसके उदाहरण हैं। एक दूसरे के संपाती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऋणावेश, यानी इसमें तो ऋणावेश और धनावेश अलग अलग थे, इसलिए एक द्विध्रुव की तरह काम कर रहे थे ये। इसमें कोई द्विध्रुव नहीं बन रहा, कोई द्विध्रुव नहीं बन रहा, तो मैं एक लाइन लिख दूं इसमें, क्या कि प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है। और इसमें इधर क्या लिखा था मैंने, कि प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ आघूर्ण होता है, इसमें कोई आघूर्ण नहीं होता, ठीक है। अब अगर इस प्रकार डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये तो कब है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। और धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे। चलो मैं डायग्राम को कुछ ऐसे बना देता हूं और ऐसे दर्शा देता हूं कि ये प्लस है तो इसके ऊपर ही माइनस है, ये प्लस है तो इसके ऊपर ही क्या है? माइनस। प्लस के ऊपर ही क्या है? माइनस। प्लस के ऊपर ही क्या है? माइनस, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी? एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ अलग अलग होते हैं, प्लस अलग है, माइनस अलग है। ये प्लस के ऊपर ही क्या है? माइनस है। अब पूरा ऊपर तो मैं बना नहीं सकता ना डायग्राम में, समझ गए बात मेरी? तो अब बताओ, इसका आघूर्ण प्रत्येक अणु का 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, सबका 0 है, तो परिणामी आघूर्ण भी कितना है इसका? बहुत सिंपल चीज है बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। परिणामी आघूर्ण भी कितना है? 0 है। लेकिन इनको आप रखो विद्युत क्षेत्र में। चलो जी, विद्युत क्षेत्र में रख रहा हूं। एक डायग्राम और बनाता हूं। ये लगाया मैंने विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, यहां लिख देता हूं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, ठीक है, रख दिया। विद्युत क्षेत्र में रखते ही आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा किस पर? ऋणावेश और धनावेश पर। और जब भी धनावेश ऋणावेश की बल की बात आएगी तो
विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र इन पे बल लगाएगा, धनावेश पे भी बल लगाएगा और ऋणावेश पे भी बल लगाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है। और धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे ये कंडीशन आएगी तो अपना ये डायग्राम कैसे बनेगा? देखो बल लगेगा, बल लगने से ये जो भी अणु है ना इसके वो ऐसे सेट हो जाएंगे। समझ में आ रही क्या बात मेरी? सेट हो गए। और धनावेश विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में इधर प्लस, इस साइड विपरीत में माइनस, इधर प्लस और इस साइड में माइनस। ये लो, प्लस प्लस इधर हो गए, माइनस माइनस इधर हो गए। अब बताओ, पहले तो इसे प्रत्येक अणु का आघूर्ण 0 था। कब? जब विद्युत क्षेत्र नहीं था। अब विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो इसका भी आघूर्ण हो गया ना, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बताओ परिणामी आघूर्ण शून्य है इनका। अब परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं है, नॉट इक्वल 0। तो क्या जाहिर हुआ कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो ये अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाएंगे, चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थों के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया बच्चों। ठीक है, तो तसल्ली से इनको एग्जाम्पल इनको तैयार करके इनके अच्छी तरीके से और इन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करना। थोड़े थ्योरिकल है सिंपल, बस इतना मैं जानता हूँ, सिंपल चीज़ है। और ये चीज़ें आप नोट्स में मेंटेन करके रखो इनको। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप जैसे मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यानी जब आप लोग बच्चों ये चैप्टर क्लास में जाकर पढ़ोगे तब आप लोगों को ये चीज़ों का पता चलेगा कि यार वास्तव में मैंने कितना मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मेरे को कितना मतलब इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। तब आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और पढ़ाई करते रहो लगातार। ठीक है, पूरे दिन के समय में 2 वीडियो आपके सामने आते हैं, तो उन दोनों वीडियो को पूरा देखो, नोट्स मेंटेन करो बच्चों। नए बच्चे शुरुआत के वीडियो पहले देखें, बाद में ये वीडियो देखते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाए और क्रम से आपको वीडियो पूरे मिलते जाएंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखो बच्चों। और कुछ मतलब लगातार इस प्रकार ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपके ये चैप्टर याद भी हो जाएंगे और थोड़ा दोहरा लिया करो। ठीक है, पीछे के चैप्टर जिन बच्चों ने लगातार चौथे चैप्टर में आ गए हैं वो पीछे के चैप्टर भी दोहराते रहे करो साथ साथ। तो उससे क्या हो गया, आप लोगों की तैयारी मेंटेन रहती रहेगी और आगे समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप पढ़ते जाओ बच्चों इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से आप देखो, अब जान रहे हो कि अपने चौथे चैप्टर में आ गए। तो इन लॉकडाउन के समय में ये मान के चलो कि हम एक फिजिक्स के लगभग 5-6 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो कितना बड़ा मतलब पूरी फिजिक्स का एक हिस्सा हम कवर कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती ये बात है, किफ़ायती पूरा ये चैनल आपके लिए साबित होगा बच्चों, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आपसे हम इतनी ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ावा दें ताकि प्रत्येक जो बच्चा, जिस बच्चे को ज़रूरत है, जिस बच्चे ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, जिस बच्चे ने अभी तक पता ही नहीं कि क्या होगा, कब स्कूल खुलेगा, कब पढ़ाई करेंगे, पता ही नहीं है कुछ वगैरह, तो उन बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं ताकि वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकें। ठीक है बच्चों, जितने भी आपके सहपाठी हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, और विशेष करके मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को भी ये वीडियो देखने चाहिए और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को भी, ये जो भी बच्चे जहाँ पर भी पढ़ते हैं बच्चों, कोई भी ये संस्था की बात नहीं है, आपके कैरियर की बात है, आपकी पढ़ाई की बात है। जहाँ भी आप पढ़ते हो आपको ये वीडियो देखने चाहिए। इससे कोई संबंध नहीं रखना है कि मैं तो स्कूल में पढ़ लूँगा, नहीं बच्चों, ये आपकी पूर्व तैयारी है, इसको अच्छी तरीके से आप मेंटेन करो। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।